गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। वेरी यूजली आई हैव नोटिस दिस थिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट टेंसेस। एक्चुअली हमारा जो टेंसेस को सीखने का तरीका है वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम टेंसेस को हमेशा इंग्लिश में ना सीख कर हिंदी से इंग्लिश में सीखते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यार फिर इंग्लिश ही पढ़नी है। अब अगर आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं हिंदी में कि हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, वहाँ जाकर ये प्रॉब्लम है कि आप ज़िंदगी भर पता नहीं कितनी बार टेंसेस सीखते हैं, छोटी क्लासेस से लेकर आप बड़ी क्लासेस तक टेंसेस सीखते हैं, लेकिन बात वही की वही रहती है कि कभी समझ में नहीं आते हैं वो। इसलिए आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। चलो, मैंने जो सोचा है शायद वो ठीक सोचा है, आप लोग देखना ज़रा। अगर आपको ठीक लगता है तो बताना मुझे, कमेंट्स डालना, अपने व्यूज़ देना मुझे। तो थोड़ा सा देखते हैं, आओ चलो कितना मज़ा आता है टेंसेस सीखने में। मैं यहाँ पर टेंसेस हेडिंग जरूर डाली है, मैंने हेडिंग डाली है टेंसेस, लेकिन वास्तव में मैं आपको दूसरे तरीके से टेंसेस में एंट्री करवाऊंगा। मैं आपसे बात करूंगा वर्ब्स की। वर्ब्स, क्योंकि देखो वर्ब, मैंने वर्ब से स्टार्ट क्यों किया है उसका पहले मैं आपको रीज़न बता दूं। एज सुन एज यू मीट समबडी, वेन एवर यू मीट समबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रीट वन अनदर। आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब आप राम राम करते हो, नमस्ते करते हो, हेलो करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, कुछ भी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है डेफिनेटली आपका उसमें कोई ना कोई वर्ब आ जाती है। आप क्या कहते हैं अपने दोस्त से, जैसे ही मिले राम राम भाई हो गई या गुड मॉर्निंग हो गई, उसके तुरंत बाद आपका सेंटेंस क्या निकलता है, और आज यहाँ क्या कर रहा है, और किंगे चल दिया, और कहाँ जा रहा भाई, और क्या हाल चाल है भाई। मतलब डेफिनेटली आप एक्शन की बात कर रहे हैं, या तो कुछ होने की बात कर रहे हैं, और क्या हाल हैं आपने कुछ है की बात की ना, कुछ होना की बात की, या आपने कहा और कहाँ चल दिया भाई। अब जब चल दिया की बात करी तो आपने एक्शन की बात कर दी। तो थोड़ा सा देखिए, छोटी छोटी सी कुछ बातें। और कैसा है भाई, मैंने बहुत एक नॉर्मल बिल्कुल वो ही सेंटेंस में ले रहा हूँ जैसा हम बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी से अगर हम लैंग्वेज को सीखेंगे तो सीख पाएंगे, लेकिन वो जो किताबों में जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, अगर आप उसके थ्रू सीखेंगे तो आई प्रॉमिस यू विल नेवर लर्न। हाँ, प्रैक्टिकलिटी में आ जाओ, देखो कैसे नहीं समझ में आएगा आपको। आपने कहा और कैसा है भाई, ये रहा है, ये आ गई आपकी वर्ब, आ गई ना। लेकिन अगर आप ये कह दो और कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब की बार आपने देखो किस चीज़ का जिक्र कर दिया, जा रहा है, एक्शन आ गया ना। है ये भी वर्ब, देखिए दोनों में देखो क्या फ़र्क है। ये क्या है आपका, ये कौन सी वर्ब है, इसे कहते हैं हम बी यानी केवल होना। आपने यहाँ पे होने की ही तो बात की है केवल। कैसा है, कुछ करने की इसमें जिक्र ही नहीं आया, एक्शन का तो जिक्र नहीं आया। यहाँ पर जिक्र किस चीज़ का आ गया, यहाँ पर एक्शन का जिक्र आ गया। आपने क्या कहा, कहाँ जा रहा है, या आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, नहीं कहते हैं, मैंने खुद देखा अगर आप ऐसा करते हैं। और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा भी तो कह देते हैं आप। और क्या चल रहा है, आ गया फिर से एक्शन। यानी कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, एक तो नॉन एक्शन और एक एक्शन। हमारी जो वर्ब्स होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो तरह की हमारे पास वर्ब्स होती हैं। एक होती है टू बी, जिसे कहते हैं नॉन एक्शन यानी जब आप बात कर रहे हैं केवल होने की, करने का आप जिक्र भी नहीं कर रहे। और दूसरी वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ब, यानी कि जब आप कुछ करने की बात कर रहे हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सीधे जब आप टेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की। इसीलिए देखो मैंने सबसे पहले वर्ब्स ही लिखा था कि मैं आपको टेंसेस के रूल नहीं बताऊंगा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया और उसकी पहचान बताऊंगा मैं कि इसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यार प्लीज़ फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ समथिंग रबिश। ठीक है, आप सीधे वर्ब की फॉर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करो और देखो कितने मज़े से आपको टेंसेस समझ में आते हैं। आपने बचपन से ही, छोटी क्लासेस से ही, जब आप प्री प्राइमरी में थे, फिर आप जूनियर में आए, तो हमेशा आपकी टीचर ने आपको वर्ब्स के बारे में, या आपने अपनी बुक्स में भी हमेशा देखा होगा, एक पेज होता है जिस पर इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो हर बच्चा कम से कम इन्हें ज़रूर जानता है, वो इसके एप्लीकेशन जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन अपनी किताबों में अपने टीचर के मुंह से इन चारों वर्ब्स के बारे में डेफिनेटली हर बच्चे ने सुना हुआ होता है। 5th क्लास का बच्चा भी इन चारों वर्ब्स को अच्छे से जानता है।
अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशंस की, सीधे इनके एप्लीकेशंस की। हम ये बात नहीं करेंगे कि मैं जा रहा हूँ तो इसमें रहा हूँ आ रहा है तो इसमें आईएनजी लगाओ और उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज़ारन वगैरह, या जा रहा था आ रहा है तो उसमें वॉज वर्ब लगाओ। नहीं, हम इस तरह बात नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या कहती है। अगर ये वर्ब लिखी हुई है तो ये कहती क्या है, इसका क्या सेंस निकलता है। किसी सब्जेक्ट के साथ इसे मैंने लगा दिया तो वहाँ पर उसका मैं क्या मीनिंग समझूँ। किसी सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल दी तो उसका मैं क्या मीनिंग समझूं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मुझे यूज़ करनी है। अब यहाँ पे आके मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना। इसको कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। क्या? फाइनाइट वर्ब। इसको कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब, राइट। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आई प्रॉमिस, क्योंकि सब कुछ आपको बिल्कुल नया दिखाई देगा। इसमें नया होगा लेकिन आप अफसोस ज़रूर करेंगे कि हाँ यार इससे पहले क्यों नहीं पता चला ऐसा। ये भी क्या है आपकी नॉन फाइनाइट, और ये भी क्या है आपकी नॉन फाइनाइट, राइट। प्रूव मैं आपको अभी सारी चीज़ें यहीं पे कर दूंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी और फाइनाइट वर्ब आपकी क्या होती है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो अपने आप में अपने दम पर अपना काम कर सकती है, इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में इसे आप रियल वर्ब भी कह सकते हैं। रियल वर्ब, ये रियल वर्ब है, अपने आप में खुद काम कर सकती है, इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में रियल वर्ब है, इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ नॉट अ रियल वर्ब, तो फिर ये है क्या, ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। ऐसा ही द सेम थिंग अप्लाइज हियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वो रियल वर्ब नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ, लेकिन इसमें आईएनजी जुड़ गया है ना, ये आपने नहीं जोड़ा। हम अक्सर कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस सेंस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। मेरे भाई आप नहीं जोड़ोगे, आपकी क्या औकात है आप जोड़ोगे। वो लैंग्वेज है, वो जैसी बनाई गई है आपको उसको सीखना है। आप उसके अंदर आईएनजी नहीं जोड़ते, वो ऑलरेडी है। वो क्या है, ये वाली जब भी फॉर्म होती है, जब भी आप इस तरह की बात करते हैं कि आपने रनिंग कहा, जब भी आपने राइटिंग कहा, तो ये आपने आईएनजी नहीं जोड़ा है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो ऑलरेडी है, ठीक है। और किस तरह की फॉर्म है वो, नॉन फाइनाइट है। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, आपने सिगरेट की डिब्बी पे ये लिखा हुआ देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आप इस सेंटेंस के अंदर मुझे केवल इतना बताइए सब्जेक्ट क्या है आपका, ये रहा, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रही है आपकी, वर्ब आ रही है, उसके बाद लिखा हुआ है इंजूरियस, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब आपका इसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ गया है तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, ये हुआ एक नॉन एक्शन सेंटेंस। कैसा, नॉन एक्शन, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ड तो आया ही नहीं, इसके बाद कोई एक्शन वर्ड नहीं है। आगे भी देखूं तो कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये रहा टू, ये तो प्रीपोजिशन है, ये रहा हेल्प, ये क्या है, हेल्प क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यानी कि मुझे इसके बाद कहीं पर भी कोई एक्शन वर्ड नहीं दिखाई दिया, कोई दूसरी वर्ब नहीं दिखाई दी, इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस हो गया, नॉन एक्शन। और देख लो आप इसका मीनिंग देखो क्या निकल रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें ये नहीं लिखा कि, इसमें ये सेंस नहीं निकल रहा कि धूम्रपान स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। एक्शन की बात नहीं हुई ना, केवल होने की बात हुई, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस हो गया, जिसमें कि स्मोकिंग क्या बन के आ रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्योंकि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरी, ये वाली जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये किसके बारे में है, ये स्मोकिंग के बारे में तो जानकारी दे रहे हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है या जिस चीज़ का एक्शन बताया जाता है वो सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। ये निश्चित बात है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो हम जानते हैं क्या होते हैं, प्रोनाउन आई होता है, वी होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, यू होता है, दे होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आपका देयर भी प्रोनाउन है, आपका हिज भी प्रोनाउन है, ठीक है, हर्स भी प्रोनाउन है, और भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो प्रोनाउंस का चैप्टर हम ख्याल बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतनी बात कर लेते हैं कि ये प्रोनाउन तो है नहीं। अब ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या हुआ, नाउन ही तो हुआ।
जो आपकी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है वो कायदे में नाउन का काम करती है, वो एडजेक्टिव का काम करती है, या वो एडवर्ब का काम करती है। जब मैं उसकी खुद की हकीकत की बात करूं कि वो क्या है, जब मैंने पहले ही उसे नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दिया और मैं कह रहा हूं कि वो रियल वर्ब नहीं है, तो फिर वो है क्या? तो वो नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। देखो यहाँ पर स्मोकिंग अभी अभी साबित हुआ है कि वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो क्या हुआ? नाउन है। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, जब कभी आनी शुरू होती है टीवी पे किसी चैनल पे तो लगातार कई महीने तक बार बार आती है, और उसका नाम है दी बर्निंग ट्रेन। धर्मेंद्र हैं, जितेंद्र हैं और भी काफ़ी सारे हीरो हैं उसमें। तो द बर्निंग ट्रेन, अब इस पूरे फ्रेज का, इस पूरे ये जो 3 शब्दों का जो एक फ्रेज बना हुआ है, इसमें जरा ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहला शब्द क्या है? द, यानी कि आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल है ना, डेफिनेट आर्टिकल यानी खास बनाने वाला, जो चीज़ों को खास बना देता है, कॉमन नाउन को खास बना देता है। फिर आ रहा है हमारा बर्निंग, ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये काम क्या कर रही है? द बर्निंग ट्रेन, ट्रेन ये क्या है? नाउन। नाउन से पहले लिखा हुआ शब्द, और अगर वो उसी के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है क्या? जब आप कहते हैं ही इज़ ए स्मार्ट बॉय, स्मार्ट और बॉय, उनमें बताना जरा बॉय क्या? बॉय कॉमन नाउन है, उससे पहले स्मार्ट लिखा हुआ है, वो उसी के बारे में तो बता रहा है ना। बट हिज ब्रदर इज़ अ डल बॉय, बट हिज ब्रदर इज़ अ डल बॉय। चलो 2 भाई ले लेते हैं। बट हिज यंगर ब्रदर इज़ अ डल बॉय, उसका छोटा भाई एक डल बॉय है। और अब आप बड़े भाई की भी बता दो, बट हिज एल्डर ब्रदर इज ओवर स्मार्ट बॉय। अब तीनों भाइयों की अलग अलग खासियत हो गई, वो तो केवल स्मार्ट है, उसका छोटा भाई डल है और उसका बड़ा भाई ओवर स्मार्ट है। तो ये जो डल, स्मार्ट और ओवर स्मार्ट है वो बॉय के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स हो गए नहीं हो गए? यानी किसी भी नाउन से पहले लिखा हुआ शब्द अगर उसी के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो ये रहा ना बर्निंग ट्रेन। कौन सी ट्रेन? जो जल रही है। आप बर्निंग ट्रेन किसे कहेंगे? उस ट्रेन को ही तो कहेंगे जो जल रही हो, राइट? तो ये एडजेक्टिव हो गया नहीं हो गया? यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कभी सोचा, इस बात पे ध्यान दिया कि जिसे आप ये वर्ब 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 मान के चलते हैं, वर्ब नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, राइट? एक शो पीस होता है जो हम गुड लक के लिए एक दूसरे को देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नाम याद आ रहा है? एक शो पीस होता है जो हम गुड लक के लिए एक दूसरे को देते हैं। लाफिंग, अब याद करो, लाफिंग बुद्धा है ना, लाफिंग बुद्धा, ये गुड लक के लिए एक दूसरे को हम देते हैं ना कि किसी को ये दिया जाए बिना कहे, अनटो, कि उसने आपसे नहीं मांगा है, आपने ही ऐसा सोचा कि यार ये मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, इसका थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है, मैं इसको कुछ ना कुछ ऐसा आइटम दे दूँ, कुछ गुड लक दे दूँ जिससे इसका कुछ पॉजिटिविटी इसके घर में आ जाए, तो हम उसको लाफिंग बुद्धा दे देते हैं। अब देखना, लाफिंग ये तो आईएनजी फॉर्म हो गई, और बुद्धा ये तो नाम है ना किसी का, तो ये तो नाउन हो गया। अब नाउन से पहले आपका आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, राइट? तो वो क्या कर रही है यहाँ पे? लाफिंग बुद्धा यानी हंसता हुआ बुद्धा। क्या ये विशेषता नहीं होगी बुद्धा की? हो गया फिर से एडजेक्टिव, राइट? अभी मैं आप इसको नाउन की तरह दिखा चुका हूँ, एडजेक्टिव की तरह दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको इसको एडवर्ब की तरह दिखाता हूँ कि एडवर्ब ये कब होगी। अगर कोई लेडी अपने घर पहुंची और उसने अपने बच्चे को देखा कि वो सोया हुआ है, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? जब वह अपने घर पहुंची तो उसने अपने बच्चे को सोता हुआ पाया, ऐसे ही कहेंगे ना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने दोस्तों को खेलते हुए पाया, या जब मैं पार्टी में पहुँचा मैंने अपने सारे दोस्तों को ड्रिंक करते हुए पाया, या मैंने अपने सारे दोस्तों को डांस करते हुए पाया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एडवर्ब। देखो, व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वह वहां पहुंची, शी फाउंड हर बेबी स्लीपिंग, शी फाउंड हर बेबी स्लीपिंग, शी फाउंड उसने पाया, हर बेबी अपने बच्चे को। अब ये ध्यान दीजिए कि ये दो, इन दो वर्ड पे मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों करवा रहा हूँ आपसे। देखो यहाँ पे जाकर मुझे आईएनजी फॉर्म मिल गई है, राइट? तो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था कि आईएनजी फॉर्म नाउन से पहले आ रही है, यहाँ पर देखना आईएनजी फॉर्म नाउन के बाद आ रही है। पहले नाउन है, बेबी तो नाउन हुआ ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? स्लीपिंग, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो ये क्या हो गई? अब ये हो गई एडवर्ब। हाँ जी।
अगर नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या काम कर रही है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है। मैं आपको एक साथ 3-4 सेंटेंस ऐसे लिख के दिखाता हूं जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई कब नाउन है, कब एडजेक्टिव है और कब एडवर्ब है। देखो, आपने एक वर्ड लिया स्मोकिंग, स्मोकिंग। अब आपने ये कहा कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स। स्मोकिंग के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है स्मोकिंग के तुरंत बाद। तो स्मोकिंग यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, नाउन का रोल निभा रहा है। ठीक, अगर मैं ये कहूँ आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है लेकिन पूरी आप स्थिति को देखिए कि कहाँ है, किस तरह से है। आई सब्जेक्ट हो गया, ये हैव और लेफ्ट ये पूरा एक्शन बन गया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। अब ये आपका जो पूरा का पूरा एक्शन है ये किसको इफेक्ट कर रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, स्मोकिंग पे जा रहा है ना। मैंने क्या छोड़ा है, मैंने स्मोकिंग छोड़ी है ना, तो क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं हो गया फिर इस एक्शन का। आपने क्या छोड़ा, देखो ऑब्जेक्ट की पहचान, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हमारे एक्शन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है, बच्चों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे एक्शन के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। या तो हम एक्शन का ऑब्जेक्ट बताते हैं या फिर हम एक्शन के ही बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, जैसे कि वो एक्शन कहाँ हुआ या कब हुआ या क्यों हुआ या कैसे हुआ। जब आप ये कहें कि ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, तो जरा बताना रैन के बाद जो फास्ट लिखा हुआ है वो रैन का ऑब्जेक्ट थोड़ा ही है, वो तो रैन का टाइप नहीं हो गया। आपने कहा ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, जरा बताना तेज दौड़ा, ये तेज क्या है, ये तो दौड़ने का टाइप बताया ना आपने। बट हिज ब्रदर रैन स्लोली, लेकिन उसका भाई धीरे दौड़ा, तो स्लोली आपका ऑब्जेक्ट थोड़ी हो गया, वो तो दौड़ने का टाइप नहीं हो गया। तो वर्ब के टाइप बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब्स नहीं होते हैं क्या। जैसे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स कहते हैं, लेकिन वर्ब की विशेषता बताने वाले, अच्छा वर्ब की विशेषता नहीं होती है, वर्ब के होते हैं मोड। मोड मतलब तरीके, कार्य का तो तरीका होता है ना, कार्य में विशेषता नहीं होती है, कार्य में क्या होते हैं तरीके। देखो कोई सुंदर लिखता है, कोई गंदा लिखता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे दौड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये हैं एडवर्ब्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग लिखा हुआ है हमारा, वर्ब के तुरंत बाद क्या चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ लिखी हुई है कि उस पर उसका इफेक्ट जा रहा है एक्शन का। आपने जो छोड़ने का काम किया है वो किस चीज़ को किया है, आपने स्मोकिंग को छोड़ा है, तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको गायब करने पे आप ऑब्जेक्ट का पता इस तरह से लगा सकते हैं कि आप उसे डिसअपीयर कर दीजिए, ज़रा आप उसे हाइड कर दीजिए, और अगर आपका क्या वाला प्रश्न उठा तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर क्या वाला प्रश्न नहीं उठा तो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए आई हैव लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, सामने वाला तुरंत क्या पूछेगा, भैया क्या छोड़ दिया, राइट। यानी व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन उठ गया इसे छुपाने से, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जब आप लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब क्या का प्रश्न नहीं उठेगा, तब किसे या किसको का प्रश्न उठेगा। आई टीच माई ब्रदर, आई टीच माई ब्रदर, और मैं कहूं आई टीच इंग्लिश। देखना जरा ध्यान से, यहां पर माई ब्रदर तो लिविंग है और इंग्लिश क्या है, नॉन लिविंग। अगर मैं इंग्लिश को हाइड करता हूं तो देखिए क्या प्रश्न उठेगा, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाते हो, सामने वाला मुझसे क्या पूछेगा। अगर मैं ये कहूं मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाते हो, क्या क्या आंसर में क्या आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया आपका, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और किसके आंसर में आया, ये व्हाट के आंसर में आया। अगर मैं इसकी बात करूं, माय ब्रदर को हाइड करूं तो क्या होगा, आई टीच, किसे पढ़ाते हो, किसे, ये किसके आंसर में आया, ये किसे के आंसर में आया, कौन से वाला है, लिविंग। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के ये दो तरीके हैं, आप उसे हाइड करके देख लीजिए। किसे के आंसर में आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या के आंसर में आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग।
ठीक, तो ये तरीके होगा ऑब्जेक्ट के। तो मैंने आपको यहाँ पर हम बात कर रहे थे आईएनजी फॉर्म की, बीच में मैंने आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना भी बता दिया। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे मैं डिफरेंस करूँ कि वर्ब के बाद लिखा हुआ जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब है। ठीक है, अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ कि ही रैन फास्ट, अब अगर फास्ट को हाइड करूँ, ही रैन वह दौड़ा, तो क्या आप इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं, वह क्या दौड़ा, नहीं ना। आप इसके बारे में पूछ सकते हैं क्यों दौड़ा, कैसे दौड़ा, ऐसे ये पूछ सकते हैं, लेकिन क्या दौड़ा नहीं पूछ सकते। अगर आप सोने की बात कर रहे हैं, अगर आप सोने की बात कर रहे हैं तो क्या सोने के बारे में आप ऐसा पूछ सकते हैं वह क्या सोया, नहीं पूछ सकते ना। अगर वह बैठा है तो आप पूछ सकते हैं वह क्या बैठा, वह क्या खड़ा, नहीं पूछ सकते ना। अंडरस्टूड। तो बहुत सारी वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा भी नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं लगा सकते, उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो खैर ये अलग चैप्टर है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल अपने उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि स्मोकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वो नाउन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो दोनों क्या होंगे, नाउन ही होंगे। नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन अलग ही दिखाई देता है, प्रोनाउन तो अलग ही पहचान में आ जाता है। तो अगर हमें दिख रहा है कि प्रोनाउन नहीं है तो फिर तो क्या है, फिर नाउन ही है ना पक्का। तो यानी कि आईएनजी फॉर्म को मैंने आपको नाउन के रूप में दिखा दिया ना दो जगह। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए नाउन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए नाउन है। अब देखो एडजेक्टिव की तरह, अगर आपने ये कहा कि माय फादर गेव मी ए लाफिंग बुद्धा ऑन माय लास्ट बर्थडे, मेरे पिछले जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे लाफिंग बुद्धा दिया। लाफिंग बुद्धा, लाफिंग से पहले क्या रहा, ए, देखो ए एंड दा, ए एंड दा ये आर्टिकल्स है। जहां पर भी ए एंड दा लिखा हुआ है तो समझ जाओ आगे नाउन ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल होते ही नाउन के लिए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं होते। जहाँ पर भी ए एन या दा आ गया तो अब आप समझ जाओ कि आगे आपको नाउन मिलने वाला है, ये पक्की बात है, शॉर्ट बात है। अब जब मैं आगे चला तो मुझे यहाँ पे लाफिंग मिला और बुद्धा मिला, और ये दोनों मुझे साफ दिख रहा है कि दोनों मिलकर कोई एक चीज़ बना रहे हैं ना, ये हंसता हुआ बुद्धा। अब ये तो हो गया आपका नाउन और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा। एक वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक चीज़ का नाम आता है, शायद बेबीलोन में है, वो हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन, झूलता हुआ बागीचा, शायद वो बेबीलोन में पड़ता है हैंगिंग गार्डन। तो जरा ध्यान देना बात पे, हैंगिंग गार्डन, गार्डन क्या हो गया, एक जगह का नाम है तो नाउन हो गया, और उसकी विशेषता बता तो दी साथ में कि किस तरह का गार्डन है, हैंगिंग, झूलता हुआ बागीचा, तो हो गया ना, हो गया एडजेक्टिव, राइट। तो एडजेक्टिव की तरह इस तरह से इस्तेमाल हो गया। अगर मैं ऐसा कहूँ हियरिंग ए लाउड साउंड, एक जोर की आवाज सुनकर, शी वोक अप, वह जाग गई। अब इसमें भी आईएनजी फॉर्म मुझे देखने को मिल गई, तो देखते हैं इसमें वो क्या रोल निभा रही है। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी इससे पहले इज आर एम वाज वर हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन, कुछ नहीं था। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी अपने मुंह से बोली हैं ये सारी वो ही हेल्पिंग वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ की जाती हैं। कब, जब हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल एक्शन की तरह कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म एक्शन की तरह तो इस्तेमाल हो नहीं रही है। तो एक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रही है तो फिर काहे की तरह इस्तेमाल हो रही होगी, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। अब नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब वो देख लेते हैं किस किस तरह से होता है। जब सब्जेक्ट की जगह पर आए, यानी जब उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो पक्का फिर क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी तरह से किसी एक्शन के तुरंत बाद अगर आ रहा है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए नाउन हो गया। जब कभी भी इस तरह से आ रहा है कि किसी आर्टिकल के बाद, किसी आर्टिकल के तुरंत बाद लिखा हुआ है और उसके बाद नाउन लिखा हुआ है तो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। और जब कभी भी इस तरह से लिखा हुआ है कि उससे पहले ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही कोई आर्टिकल है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही कोई आर्टिकल है, अकेले आ रहा है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो हियरिंग ए लाउड साउंड,
ए लाउड साउंड को ही सुना है ना उसने, किस चीज को सुना उसने, हियरिंग किस चीज को किया है, ए लाउड साउंड को, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो गया क्या ये? तो अब ये क्या हो गई, अब ये एडवर्ब हो गया। कौन सी वर्ब का एडवर्ब हुआ ये इस वाली वर्ब का एडवर्ब हुआ। किस वजह से? वो जागा क्यों, साफ दिख रहा है ना, शी जो है जागी, क्यों जागी? आवाज सुनकर, एक जोर की आवाज सुनकर, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है उसके बारे में सबसे पहले आप ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए कि दैट इज नॉट अ कंप्लीट एक्शन विदाउट ए हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब के बिना एक्शन हो ही नहीं सकती। दैट इज ईदर एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। मुझे यहाँ पर ये बताने में सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, जब भी मैं बात करता हूँ आईएनजी फॉर्म की तो मुझे यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि पहले ये सीखो कि वो अपने आप में कंप्लीट एक्शन है ही नहीं, राइट, इसीलिए उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। तो देखिए इसका यूज़ जब हम एक्शन की तरह करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने टेंसेस इससे बना सकते हैं, हम हमारे क्या क्या काम इससे निकल सकते हैं, वो देखिए ज़रा। केवल मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, यानी चौथी फॉर्म सबसे पहले पकड़ रहा हूँ। उसका रीज़न है कुछ, उसका रीज़न पता है क्या है? हमारे पास टोटल कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। वो 12 टेंसेस कहाँ से आते हैं? जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप कुछ बात करते हैं तो 3 टाइम फेसेस में आप बात करते हैं, चौथा टाइम फेस कोई नहीं होता। कल, आज और कल, मतलब बीता हुआ कल और वर्तमान आज जो अब है, जो वो लम्हा जिसमें इस समय हम जी रहे हैं वो क्या हो गया, वो वर्तमान हो गया यानी प्रेजेंट, और जो आएगा, जो अभी आना बाकी है वो क्या हो गया, वो फ्यूचर हो गया। यानी टाइम फेसेस तो 3 ही होते हैं पक्का, चौथा कोई टाइम फेस नहीं होता। जो लम्हा गुजर गया, अभी अभी गुजरा है जो लम्हा, बिल्कुल अभी अभी, यानी कि वो लम्हा भी, जब मैंने अभी अभी इसको रब करके और फर्स्ट प्लस आईएनजी लिखा, वो अब गुजर चुका है लम्हा, तो वो पास्ट में हो गया। और वहां से लेकर करोड़ों या अरबों साल पहले तक की भी आप बात करो, वो सारा का सारा गिना तो पास्ट में ही जाएगा ना। ऐसे ही अगला लम्हा बिल्कुल ठीक अगला सेकंड से लेकर और आने वाले खरबों और वो कहीं तक भी आप बात करो, वो सारा गिना तो फ्यूचर में ही जाएगा ना। और केवल वो लम्हा जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस समय, केवल वो लम्हा क्या है, वो प्रेजेंट हो गया। तो टाइम फेसेस तो 3 हो गए, उसके अलावा 4 होते हैं हमारे मोड। मोड किस तरह के होते हैं? मोड किसे कहते हैं? आप ऐसा भी कहते हैं कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, इस समय मैं विद्यालय जा रहा हूँ, भाई मैं तो स्कूल निकल गया हूँ, मेरे पापा 6 बजे ऑफिस जाते हैं, आप ऐसा भी कहते हैं, आप टाइमिंग बताते हैं, जैसे मेरे पापा सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, और आप ऐसा भी कह सकते हैं यार इस समय तो मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, इस समय तो नहीं मैं उनसे पैसे मांग सकता, कान पर थप्पड़ लग जाएगा इस टाइम। तो आपने फिलहाल की बात की, तो आपने क्या बोला, आपने रहा है, रही है, रहे हैं करके ऐसा कुछ बोलते हैं जब भी आप फिलहाल की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं जिस समय आप बोल रहे हैं, इसे कह देते हैं टेम्पररी मोड ऑफ एक्शन। तो दूसरा मोड क्या हो गया, ये रहा, रही, रहे वाला। और जो पहला मोड मैंने बोला था ताहे तीहे तेहे वाला, वो क्या मोड होता है, वो होता है, उसे हम कहते हैं रिपीटेड मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि इसमें देखो रिपीटिशन दिखाई देता है। अभी जब मैं टेंसेस आपके शुरू करूंगा तब देखिए आपको कितना मज़ा आएगा इन चीज़ों को जानने में। तीसरा मोड क्या होता है, यार मेरे पापा तो ऑफिस निकल गए, आपने कंप्लीशन दिखा दिया, तो वो क्या हो गया, वो परफेक्ट मोड हो गया। और उससे अगला क्या हो सकता है, वो हो चुका है ना, वो तो ख़त्म हो गया, वो परफेक्ट मोड हो गया। और चौथा मोड होता है आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मैं कंपैरेटिव वे में आपको आगे चल के सिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कि कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, या इंडेफिनिट क्या होता है और कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, या परफेक्ट क्या होता है। फिलहाल ये बात हमारे सामने आई है कि मोड जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट मोड, कॉन्टीन्यूअस मोड, परफेक्ट मोड और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मोड। अब 3 तो हो गए टाइम और 4 हो गए मोड, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12। इस तरह से 12 टेंस होते हैं। टेंस जो 12 होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि 3 हमारे पास क्या हो गए, 3 हमारे पास टाइम फेसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और मोड कितने हो गए हमारे पास, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 मोड हो गए।
अब अगर हर टाइम को इन 4 मोड में प्रेजेंट किया जा सकता है तो 4 3 जा 12 टेंसेज हो गए, नहीं हो गए आपके। प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट मोड होता है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस मोड भी होगा, प्रेजेंट में परफेक्ट मोड भी होगा, प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मोड भी होगा। तो 4 टेंसेज निकल गए ना आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा। ये तो 4 टेंस और आ गए, 8 हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा। 4 हो गए और हो गए ना, तो कितने हो गए? 12 हो गए। यानी कि तीनों टाइम फेसेस में 4 मोड हो गए, तो पूरे 12 टेंसेस हो गए ना। और इनको अब हम स्टडी करने वाले, कई तरह से मैं आपको इसकी स्टडी करवाऊंगा। एक प्लेन वे में करवाऊंगा, एक फिर मैं आपको कंपैरेटिव वे में करवाऊंगा। एंड आई एम श्योर, दिस इज माय प्रॉमिस दैट यू विल रियली एंजॉय इट। देखो आईएनजी फॉर्म की खैर मैं बात कर रहा था आपसे। अब आईएनजी फॉर्म का देखिए क्या रोल है। इट मेक्स 6 टेंसेस आउट ऑफ टोटल 12 टेंसेस। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है। दिस इज द रीजन वाई आई हैव टेकन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी एट द वेरी फर्स्ट। क्यों? देखो तो जरा, 6 टेंसेस, 12 में से 6 टेंसेस कवर कर रही है ये। और तब कर रही है कि जबकि मैंने शुरू में ही कहा था दिस इज नॉट अ रियल वर्ब। रियल वर्ब ना होते हुए ये 12 में से 6 टेंसेस अकेले कवर करती है। थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि वर्ब थर्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो इसको भी मैंने कहा था ना आपको कि दिस इज नॉट अ रियल वर्ब, नॉट अ रियल वर्ब। पर देखिए ये भी आपके कवर्स 3 टेंसेस आउट ऑफ 12 टेंसेस। 12 टेंसेस में से 3 ये कवर करती है, जबकि ये भी रियल वर्ब नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉट अ रियल वर्ब, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये रियल वर्ब नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या काम करे थे? ये तो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम मैंने आपको दिखाया करती है। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है, नाउन का नहीं करती है। ये नाउन नहीं बनती है कभी भी, ठीक है। तो रियल वर्ब ना होने के बावजूद भी आईएनजी फॉर्म 6 टेंस कवर कर लेती है। रियल वर्ब ना होने के बावजूद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म 3 टेंस कवर करती है। तो 9 टेंस तो यही हो गया, बचे कितने? 3 ही तो बचे। यानी वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड के हिस्से में कितने आए? केवल 3 टेंसेस। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, देखो जरा ध्यान से देखो, इसे मैंने आपके सामने ये कहा था कि ये फाइनाइट वर्ब है ना। फाइनाइट वर्ब यानी कि रियल वर्ब, और रियल वर्ब होने के बावजूद भी इट कवर्स ओनली 2 टेंसेस। जबकि रियल वर्ब है देखो, लेकिन 2 टेंसेस कवर करती है। और वर्ब सेकंड की बात करूं अगर मैं, तो ये बेचारी केवल 1 टेंस इसके हिस्से में आता है। ओनली 1 टेंस इज कवर्ड बाय वर्ब सेकंड। देखो ये सबसे ज्यादा धैर्यवान वर्ब है बेचारी। इसे संतोष केवल 1 टेंस से ही है। इसने एक कंपनी खोल रखी है बस, पास्ट इंडेफिनिट। इसका कहना है कि भाई मेरे बस की ज़्यादा काम करना नहीं है, मुझे किसी सब्जेक्ट के बाद रख दो तो मैं ये बता दूंगी कि इस कर्ता ने ये काम किया था। रॉट को आप आई के साथ लिख दो तो मैंने क्या बता दिया कि आई ने लिखा था। अंडरस्टूड? आप रैन को आई के साथ लगा दो, ही के साथ लगा दो, शी के साथ लगा दो तो मैं क्या सेंस क्रिएट कर दूंगी? ही दौड़ा था। शी के साथ लगा दिया तो मैंने क्या बता दिया? वह दौड़ी थी। दे के साथ रैन लगा दिया, वे दौड़े थे। यानी ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड वर्ब है। ये केवल इतना बताती है कि जिस सब्जेक्ट के साथ लगा दोगे उस सब्जेक्ट ने ये वाला काम किया था, बस। वर्ब फर्स्ट 2 टेंस बनाएगी आपकी। एक तो कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक बताती है ये कोई व्यक्ति क्या करेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट इसने कवर कर दिया, यानी कि जो तीनों इंडेफिनिट है वो इन दोनों ने कवर कर दिए, राइट। ये कौन कौन से टेंसेस कवर करेगी? ये लिखिए आपकी वर्ब फर्स्ट प्लस
ing, जो कि एक नॉट अ रियल वर्ब, यानी कि रियल वर्ब नहीं है, और ये लिखी है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सेंस ही क्या होता है? इसका सेंस होता है कॉन्टिन्यूअस। इसका सेंस क्या होता है? परफेक्शन। ठीक, तो यानी एक बात स्पष्ट हो गई क्या, कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाती है और ये परफेक्ट टेंसेस बनाती है। देखो, हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड। हैज या हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया, आपका क्या बन गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब थर्ड के अंदर सेंस है ही क्या? इसकी हकीकत ही क्या है? पक्का, जो अब जिंदगी में भूलने की जरूरत ही नहीं है, बस वो फिक्स है ना, वो चीज़ फिक्स है। जैसे राम सीता फिक्स है ना, राम राधा नहीं कहा जा सकता है ना, राधा राम नहीं कहा जा सकता, राधा कृष्ण ही बोला जाएगा, तो ये फिक्स है ऐसे ही। आप ये ध्यान रखिए, बस इसमें कोई कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत ही नहीं है कि थर्ड फॉर्म का मीनिंग ही क्या होता है। थर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है परफेक्शन, मतलब पूर्णता। जैसे कि ब्रोकन पेन, ये रहा ब्रोकन पेन। पेन क्या है? नाउन, उससे पहले वर्ब थर्ड लिखी हुई है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पर? टूटा हुआ पेन, टूटा हुआ पेन। बताओ परफेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि वो पेन जो टूट चुका है, राइट। जब मैंने आपसे ये कहा था कि बर्निंग, इसे मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा, बर्निंग ट्रेन, तो इसका क्या मीनिंग निकला? जलती हुई रेलगाड़ी। तो देखो कंटिन्यूअस सेंस आ रहा है ना, जलती हुई। और अगर मैं कर दूं बर्न्ट ट्रेन, अब क्या सेंस निकलेगा? ये तो नाउन है, ये होगा आपका जली हुई गाड़ी, ठीक है, जली हुई रेलगाड़ी। और यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा? जलती हुई रेलगाड़ी। ये दोनों यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? ये यहाँ पर एडजेक्टिव आ रही है, बन के आ रही है ना। किस तरह की विशेषता बता रही है? जो विशेषता अभी जारी है, जो भी खत्म नहीं हुआ काम, जलती हुई रेलगाड़ी, और ये जली हुई रेलगाड़ी, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पर। यानी कि जब ये अपने ये ओरिजिनल वाले काम करती है ना, एडजेक्टिव का काम, मैंने बताया ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है और नाउन का काम करती है। तो जब ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रही है ना, तब भी ये अपनी वही ओरिजिनल वाली सेंस ही देंगी। इसने क्या बताया यहाँ पर? जली हुई रेलगाड़ी, क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है? परफेक्शन, और इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। इसलिए इसमें क्या आ गया? जलती हुई रेलगाड़ी। अंडरस्टूड? तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात कि आईएनजी फॉर्म का सेंस ही क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड फॉर्म का सेंस ही क्या होता है? परफेक्शन। इसलिए जब भी हमें कोई परफेक्ट टेंस बनाना होता है तो थर्ड फॉर्म उसकी आत्मा है। बिना थर्ड फॉर्म के आप कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते। अभी हम प्राइमरी लेवल पे केवल 12 टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस होने के बाद हम एडवांस स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अगर तू पढ़ लेता तो पास हो जाता। इसमें परफेक्शन है। ये टेंसेस से आगे की बात हो गई है, उन 12 टेंसेस से आगे की बात है। इफ़ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली यू वुड हैव पास्ड। देखो मैंने क्या कहा? इफ़ यू हैड स्टडीड, हैड हैज़ फैमिली का मेंबर आ गया ना, हैव की सेकंड फॉर्म आ गई। जहां कहीं भी हैज़ फैमिली का मेंबर और थर्ड फॉर्म जुड़े हो, वो क्या हो गया? वो एक परफेक्ट टेंस बन गया ना। हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई है तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 2, अगर मैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ दूं, हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो आपका ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और वो भी कैसे? बड़ा इजी होता है सब चीज़ों को समझना। देखो वर्ब थर्ड का मतलब मैंने क्या बता रखा है? परफेक्शन। तो ये रहा वर्ब थर्ड लग रही, तो परफेक्ट तो ये इसलिए हो गया, वर्ब थर्ड लग रही है इसलिए परफेक्ट तो ये इसलिए हो गया। और देखो हैज़ या हैव का मतलब क्या हो गया? हैज़ या हैव क्या शो कर रहे हैं? प्रेजेंट। और हैड क्या शो कर रहा है? पास्ट। हो गया पूरा इसका डिसेक्शन, पोस्टमार्टम, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में किस बेस पे कह रहा हूँ? हैज़ या है प्रेजेंट को शो कर रहे हैं। और परफेक्शन बनाने के लिए हमें वर्ब थर्ड से पहले हैज़ या हैव लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ब थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये अपने दम पे एक्शन का काम नहीं कर सकती, अपने दम पे तो ये एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करेगी। इसलिए जब भी हमें वर्ब थर्ड को एक्शन की तरह इस्तेमाल करना है तो उसके साथ इस्तेमाल होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है? हैव फैमिली। क्या? हैव फैमिली।
हैव फैमिली में कितने मेंबर आते हैं? हैज़ या है प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, और देखिए थर्ड ले लीजिए अब, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब हैड। अंडरस्टूड? ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। बताइए 3 टेंसेस कर दिए ना इसने पूरे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आपको केवल कितना ध्यान रखना है, आपको ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि ये एक्शन वर्ड नहीं है, अपने आप में ये एक्शन वर्ड नहीं होता, इसे एक्शन की तरह अगर इससे काम करवाना। भाई देखो, हर किसी की काम करने की एक कैपेसिटी होती है ना। इसने कहा कि भाई जब मैं एडजेक्टिव का काम करती हूँ, मैं एडवर्ब का भी काम करती हूँ, अब यार तुम मुझसे वर्ब का भी काम करवा रहे हो, एक्शन का भी काम करवा रहे हो, तो यार एक असिस्टेंट तो दे दो कम से कम। तो हमने इसे असिस्टेंट दे दिया ना। लैंग्वेज बनाने वालों ने, इंग्लिश लैंग्वेज बनाने वालों ने इसको असिस्टेंट दे दिया। कौन सा? हैव फैमिली। चल भाई, एक्शन का काम तो तुझे करना है, वो तो करना ही है, असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट ले ले। तो इसको क्या क्या असिस्टेंट दे दिए गए? इसको हैव फैमिली थमा दी गई पूरी। चल तू हैव फैमिली ले ले, हैज हैव के साथ जुड़ के इसने कह दिया ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब काम हो जाएगा। हैज हैव के साथ जोड़ दिया वर्ब थर्ड को, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। हैड के साथ वर्ब थर्ड को जोड़ दिया, पास्ट परफेक्ट बना दिया। विल हैव शैल हैव के साथ जोड़ दिया, फ्यूचर परफेक्ट बना दिया। बात अभी बहुत लंबी है, इससे आगे भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, लेकिन पहले हम जरा अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर लें, एडवांस स्ट्रक्चर्स पे तब पहुंचेंगे। अब आइए जरा, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा बेसब्र वर्ब है भाई, इसे थोड़े में गुजारा नहीं है, इसने बहुत फैला रखा है अपना काम। देखो 3 काम तो इसने अपने वो ओरिजिनल अपनी खुद की कंपनियां हैं इसकी 3, कौन कौन सी? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम ये करती है, मैं आपको दिखा चुका हूँ और अभी तो खूब दिखाऊंगा। अभी तो हम जुड़े ही हैं, अभी हम लोग जुड़े हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आना बाकी है। इसकी 3 खुद की कंपनियां हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और उसमें भी इसे सब्र नहीं आया, इसने अपने बिजनेस को और फैलाया। और क्या फैलाया कि इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, चलो भाई मैं एक्शन का काम भी करूँगी। और एक्शन का काम करने के लिए इसने क्या कर लिया? इसने 6 कैटेगरी पकड़ ली हेल्पिंग वर्ब की, यानी 6 तरह के असिस्टेंट्स पकड़ लिए। सबसे पहले कौन से पकड़े? इसने टाई अप किया इज आर एम के साथ कि भाई मैं रहा रही रहे का सेंस तो बना देती हूँ, पर है हूँ है मेरे अंदर नहीं है हूँ है के लिए तुम आ जाओ। तो है हूँ है के लिए इज आर एम आ गए, हो गया मीनिंग पूरा। आपने कभी ये नहीं कहा होगा आई गोइंग टू स्कूल, आई ईटिंग फूड, आपने आई एम बोला होगा पहले, तब आपने ईटिंग या गोइंग या प्लेइंग लगाया होगा। कभी किसी को सुना भी नहीं होगा आपने ऐसा बोलते हुए। माय फादर रीडिंग न्यूज़पेपर, नहीं। माय मदर कुकिंग फूड, नहीं। माय मदर इज कुकिंग फूड। तो इसने किससे टाई अप करा? सबसे पहले इज आर एम से टाई अप कर लिया, क्योंकि इसके पास रहा, रही, रहे ये सेंस तो है, पर है हूँ है या था थी थे या गागी गे, यानी वक्त का जिक्र करना इसके बस की नहीं है। इसके बस की केवल कितना है? मोड का जिक्र करना। और मैंने आपको क्या बताया, सेंटेंस कोई बोलेगा तो टाइम और मोड दोनों बोलते हैं। ता के साथ है, ती के साथ है ना, ता के साथ हूँ या ते के साथ हूँ, या रहा, रही, रहे में बोलो तब भी है हूँ है तो आएगा ही ना, या गागी गे बोलता है, ठीक है, यानी कि टाइम भी शो किया जाता है और मोड भी शो किया जाता है, तब बात समझ में आती है ना। हाँ भाई, रुक जा, आ रहा कहने से बात चल गई, या आ रहा हूँ कहने से बात चलेगी? जब तक आप हूँ पे नहीं ले जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। यानी बात तब पूरी होती है जब आप मोड और टाइम दोनों चीज़ें एक साथ बताते हैं। तो इसके पास केवल मोड बताने की ताकत थी, तो इसने कहा, लेकिन बेसब्री ज़्यादा है, बिजनेस को और बढ़ाना है, एक्शन का काम भी करना है, तो इसने टाई अप किया किसके साथ? इज आर एम के साथ इसने टाई अप कर लिया है हूँ है बताने के लिए। चल भाई मैं रहा, रही, रहे मैं बता रही हूँ, है हूँ है तू बता दे, दोनों मिलके सेंटेंस पूरा हो गया, एक नई कंपनी तैयार हो गई। कौन सी वाली? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और देखो लॉजिक ये रहा भाई, इज आर एम का मतलब क्या है? प्रेजेंट, और इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो एक नई कंपनी तैयार हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर पेट अभी भी नहीं भरा, भूख ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या करा, चल भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी कॉन्ट्रैक्ट मैं ही लेती हूँ। तो इसने टाई अप कर लिया किसके साथ? वॉज या वर के साथ। वॉज या वर के साथ ये आईएनजी फॉर्म जुड़ के एक नई कंपनी इसने खोल ली। कौन सी? भाई वॉज वर का मतलब ही क्या होता है? पास्ट। इज आर एम की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है? पास्ट।
मैंने अभी आपको बताया था ना, वर्ब सेकंड केवल क्या है वो पास्ट, बस उसके अलावा उसके बस की और कुछ नहीं है। तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, वॉज वर इज आर एम की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट तो ये हो गया, और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस ये हो गया, तो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। भूख अभी भी नहीं मिटी भैया, क्या करें, लालच है, बहुत बड़ी चीज़ है। विल बी शैल बी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन्होंने, मैडम ने, तो एक तीसरी कंपनी इनकी खुल गई, कौन सी, ये रहा फ्यूचर, और ये हो गया कॉन्टिन्यूस, तीसरी कंपनी खुल गई, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कितने प्यार से निकल लिया है, केवल इसने क्या किया, असिस्टेंट्स पकड़ लिए अलग अलग कैटेगरी के। भैया मेरे पास रहा रही रहेगा की ताकत तो मेरे पास है हूँ है के लिए इजारम जी आप आ जाओ, थाती के लिए बॉजवर जी आप आ जाओ, और गागी के लिए विल बी शैल भी आप आ जाओ, काम बन जाएगा, तुम्हारा भी खर्चा निकल जाएगा, मेरा भी निकल जाएगा। ठीक, अभी भी सबर नहीं हुआ तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने हैज़ बीन या हैव बीन के साथ भी टाई अप किया। देखो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो खाली नहीं बैठते, वो लगातार काम करते रहते हैं ना। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये क्या बन गया देखो आपका, जरा ध्यान देना, हैज़ बीन या हैव बीन, बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के साथ जुड़ी हुई है, तो प्रेजेंट तो ये हो गया, और थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन गया। हैव के साथ बीन जुड़ रहा है, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी वाली वर्ब की, बी की, बी माने होना, बी माने होना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इजारम, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्या, बीन। तो हैज़ या हैव के साथ जुड़ के थर्ड फॉर्म क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये रहा, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई होती है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी ये या ये पोर्शन तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और आईएनजी फॉर्म ये लिखी हुई है कॉन्टिन्यूस, तो होने गया पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी गुंजाइश है, अभी गुंजाइश है इसके अंदर, अभी और ताकत है। हाँ, हैड बीन, इसने कहा भाई एक बात बताओ, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना रही हूँ तो मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी क्यों बख्शूं, उस कंपनी को भी हथिया हो। तो इसने हैज़ हैव से बात करी, भैया अपनी सेकंड फॉर्म भी दे दो, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो उनका भी बढ़ रहा है, हर किसी को काम बढ़ने पर खुशी होती है भैया, उन्होंने भी कह दिया कोई बात नहीं हमारी सेकंड फॉर्म भी ले लो, हैड बीन के साथ जोड़ दिया, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो देखना जरा, ये लॉजिक देख लो, हेड के साथ वर्ब थर्ड जुड़ के क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट। ये रहा, हेड के साथ बीन जुड़ रहा है तो पास्ट परफेक्ट तो ये हो गया, और कॉन्टिन्यूस ये हो गया, मेरा पूरा टेंस क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी ताकत और बची हुई है, अभी और बची हुई है, कोई बात नहीं, करने दो इसे काम, भाई जो जितना काम करे करने दो, रोको मत किसी को। इसने क्या काम किया, इसने हैज़ हैव से ये कहा कि भैया अपनी जो वो जो तीसरा जो स्टैंडर्ड है ना, वो जो तीसरे वाला जो टाइम होता है वो जिसे फ्यूचर कहते हैं, अपनी वो वाली फॉर्म भी दे दो यार, एक और कंपनी खुल जाएगी। तो उसने भी मना नहीं किया, तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब देख लो, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, तो पूरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया या नहीं हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप जरा हिसाब लगा लीजिए कितने टेंसेस कवर कर दिए आपके आईएनजी फॉर्म ने, 6 टेंसेस कवर कर दिए। आपकी थर्ड फॉर्म ने कितने टेंसेस कवर कर दिए, 3 टेंसेस कवर कर दिए। यानी कि इन दोनों वर्ब्स ने रियल वर्ब ना होते हुए भी 9 टेंसेस कवर कर रखे हैं, 9 टेंसेस अकेले इन 2 वर्ब्स ने। और बाकी जो 2 वर्ब बची हमारी, जो कहने को क्या है, रियल वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब है, बिना हेल्पिंग वर्ब के अपना मीनिंग क्लियर करने में समर्थ हैं। दे आर एबल टू कंप्लीट देयर वर्क बाय देमसेल्व्स, दे नीड नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग। और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी वो कम काम करती हैं इनसे, इनके मुकाबले कम काम करती हैं जब हम 12 टेंसेस की बात करें तो। राइट, एडवांस लेवल पे जाके आपको बहुत कुछ पता चलेगा। फिर मुझसे मत कहना मास्टर जी तब तो तुम यूँ कह रहे थे कि वर्ब फर्स्ट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बताती है, क्योंकि मैं अभी केवल 12 टेंसेस के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो 12 टेंसेस के क्लासिफिकेशन में ये ही 2
ये ही 2 टेंसेज ये बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो अभी हमने केवल इतनी बात की है कि 12 टेंसेज इन 4 वर्ब्स के द्वारा किस तरह से कवर होते हैं, कैसे कैसे कवर होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्या बताने वाला हूं, हर टेंस को पहले मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करवाऊंगा, जिसका मैं केवल इंट्रोडक्शन देके अपनी बात को यहां पे रोक रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आपको अंतर शायद नहीं पता, जहां तक मुझे उम्मीद है नहीं पता। अभी तक कम से कम लाखों स्टूडेंट से तो मेरी मुलाकात हो चुकी है, फेस टू फेस भी करीब 50-60 हज़ार स्टूडेंट तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फेस टू फेस वाली टीचिंग भी इतनी तो हो ही चुकी है, और वैसे भी इनडायरेक्ट वे में भी। लेकिन जो रिजल्ट निकल के आया हमेशा ये निकल के आया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो केवल इस बेस पे करते हैं, बच्चा बताता है कि जी मैं स्कूल गया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, मैं स्कूल जा चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, मैंने खाना खाया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और मैं खाना खा चुका था, वो हो गया पास्ट परफेक्ट। यानी वो चुका था के बेस पे पास्ट परफेक्ट कह देता है। मेरे भाई एक बात बताओ, आप केवल ये कह रहे हो कि मैंने खाना खाया था और आप कह रहे हैं मैं खाना खा चुका था, इसमें काम तो एक ही हुआ, बात तो एक ही है, बात तो वही की वही है। तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से इसको जो स्टार्ट करूँगा, तो दूसरी बार में मैं आपको पहले 12 के 12 टेंसेस अलग अलग पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो कंपैरेटिव स्टडी आएगी वो इसलिए आएगी कि जो कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं ना, बचपन से बैठे हुए हैं और आज तक बैठे हुए हैं, और उनमें बहुत छोटी सी वो बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें, कि वो बातें आपको पता चलती है ज़िंदगी भर के लिए वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। अभी चलते चलते बस एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जाने से पहले एक अच्छा सा कोई पॉइंट बता देता हूँ। जब आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस समझना है तो आप इस तरह से समझिए, मैंने 8 बजे खाना खाया था, 8 बजे तक मैंने खाना खा लिया था, ये आया डिफरेंस। जब आपने एग्जैक्ट टाइमिंग बताई एक्शन की, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और जब आपने टाइम की लिमिट बताई है कि कब तक हो गया था वो काम या कब से पहले हो गया था काम, तब होता है वो परफेक्ट। आपके चुका था कह देने से पास्ट परफेक्ट नहीं हो जाएगा, लैंग्वेज आपके हाथ का खिलौना नहीं है। ओके, तो ये बात आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा पूरे टेंसेस 1 by 1, राइट।